हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, अपना क्या क्या खत्म हो गया था, जीओसी खत्म हो गया था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है वो भी खत्म हो गया था, ठीक है। सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत जो है बीच बीच में हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का भी पार्ट शुरुआत में ही हो चुका था। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो है 11th का ही आपका टॉपिक है ना। हाइड्रोकार्बन तो बेसिकली देखिए, हम लोग जीओसी में क्या पढ़े थे, कई सारा चीज पढ़े थे, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो गया, ठीक, चाहे रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गए, एरोमेटिक के बारे में जाने थे, एंटी एरोमेटिक के बारे में जाने थे, नॉन एरोमेटिक के बारे में जाने थे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में थे, और कई सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़े थे, ठीक है। वो एकदम जस्ट अलग था। जैसे ही आइसोमेरिज्म में इंटर किए, क्लास 10th में आइसोमेरिज्म पढ़ करके आए थे, केवल इतना ही कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर्स कहते हैं, ठीक। लेकिन 11th में आने के बाद समझ में अच्छा, आइसोमर्स केवल वहीं तक खत्म नहीं है, उसके कई सारे ब्रांचेज हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अलग है, स्टीरियो अलग है, उसमें भी ज्योमेट्रिकल और साथ ही साथ ऑप्टिकल अलग है, मतलब बहुत सारा वेरिएशंस आपको देखने को मिला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और ये भी पार्ट एकदम अलग था ऑर्गेनिक का जीओसी से, क्लियर है। अब ये दोनों का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीट हाइड्रोकार्बन में, और बाकी आगे जितना भी ऑर्गेनिक का चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें इन्हीं दोनों का एप्लीकेशन हम लोग देखते चलेंगे, यानी इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज है। समझ में आया। तो यदि आप जीओसी और आइसोमेरिज्म रिवाइज नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे परेशानी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम करवाते चलेंगे साथ ही साथ में, ठीक है। पुरानी चीजों को याद दिलाते चलेंगे, लेकिन आप भी घर में जाकर के एक बार जीओसी और आइसोमेरिज्म एकदम एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा। अब ABCD नहीं आएगा तो कहाँ से सीखोगे, ए फॉर एप्पल, समझ में आ रहा है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन जो है समझ में आता है, क्लास 10th से हम आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं चीजों को। क्लास 10th में भी जब आप पढ़े होंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का एक चैप्टर था, याद आ रहा है, बोर्ड में भी आपके लिए था, ठीक। तो उस चैप्टर में आप पढ़े थे हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, याद आ रहा। तो सिंपल सा उस समय आप क्या पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं वैसा कंपाउंड जो किससे मिलकर के बना हो, केवल और केवल हाइड्रोजन से, और किससे मिलकर के बना हो, कार्बन से, ठीक है। द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन यदि मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जरा सा और हम आपको पीछे ले चलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू में ही एक बार बताया गया होगा आपको, लेकिन फिर से उस चीज को हम ले आते हैं सामने। बहुत पुरानी बातें, ठीक है। ऑर्गेनिक जो शब्द है वो कहाँ से आया, ठीक है। तो एक बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, बहुत बड़ा उनका नाम हुआ करता था उस समय। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी उनके बारे में बर्जिलियस हाइपोथेसिस करके पढ़े होंगे, ठीक है, यदि थोड़ा बहुत याद होगा तो उन्होंने ऑर्गेनिक में भी उनका योगदान काफी रहा है। जब पुराने समय की यदि हम बात करें स्टार्टिंग में, तो उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनिक जो है वो डिफाइन किया गया था और कहा गया था कि हम लोग ऑर्गेनिक किसको कह रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग बॉडीज से जो कंपाउंड बन रहे हैं, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि कि ह्यूमन बीइंग हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, या फिर मर गया कोई प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, प्लांट्स एनिमल कोई मर गया, उसको डिकम्पोज किया, ठीक है, उसमें जो कंपाउंड्स वगैरह जो मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा। उसके बाद उस समय लोग उन पे काफी विश्वास भी करते थे, काफी मानते थे, क्योंकि बड़ा नाम हुआ करता था उस समय, है ना। कैसे, अब मान लेते हैं न्यूटन है, अब न्यूटन इतना बड़ा नाम हो गया है कि कुछ वो एक्सपेरिमेंट करेगा भी तो लोग उसको मानेंगे, हाँ ये बोल दिया, इसका स्टेटमेंट है, लेकिन चलो मान लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो वो बर्जिलियस का भी उस समय उतना ही बड़ा नाम हुआ करता था कि उन्होंने ये दिया है, और चूंकि उस समय कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, लोगों के पास ना तो उतना संसाधन था और ना तो अभी जितना नॉलेज, ना बुक्स, कुछ अवेलेबल नहीं था, तो लोगों ने माना कि हाँ भाई ऑर्गेनिक इसी को कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसी को कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर आगे चलकर जो है एक होलर नाम के साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, होलर, फ्रेंडलिच होलर नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक। लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लैब में क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एमोनियम साइनाइड जो है लेकर के हीट कर रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। बस ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं पुरानी चीजों को याद दिलाने के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट और जागे। तो हीट कर रहे थे, तो वो एमोनियम साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया में। और एमोनियम साइनाइड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड,
ठीक है। अमोनियम साइनाइड क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जब हीट किए तो क्या बना उससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में सिंथेसिस किया गया था। समझ में आया? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही था अमोनियम साइनाइड का, NH4CNO। ठीक है, और उसको हीट किया गया। देखिए ये चीज तो हमको नहीं ये करना था, लेकिन फिर भी NH4CNO, और इसको क्या किया गया था? हीट किया गया था। ठीक है, हीट किया गया था, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया था? NH2C डबल बॉन्ड O, और ये NH2। देखो ये क्या है? वही है ना? चेक कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम नजर आ रहा है क्या? हाँ, केवल क्या चेंज हो गया? स्ट्रक्चर बदल गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, इस प्रोसेस को हम लोग आइसोमेराइजेशन कहते हैं। वो भी इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानेंगे आइसोमेराइजेशन क्या होता है। ठीक, आइसोमेराइजेशन ये वही चीज हो रहा है ना, NH4CNO था, कन्वर्ट किसमें हो गया? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। यही चीज था क्या तुम्हारा? यूरिया। यही क्या था तुम्हारा? यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सिंथेसाइज किया गया था लेबोरेटरी में। समझ में आया? और दूसरी बात, ये इनऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, और उनका ये भी स्टेटमेंट था कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बन सकता, ऑर्गेनिक से आप जितना चाहो ऑर्गेनिक बना सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये जो उनका जो था ऑर्गेनिक के पीछे जो भी लॉजिक था, इट मीन्स कि द सिग्निफिकेंस बिहाइंड द नेम ऑफ ऑर्गेनिक वाज कंप्लीटली लॉस्ट, खत्म हो गया। तब अब ऑर्गेनिक कहा किसको जाए? क्योंकि उसके बाद और भी कई सारे साइंटिस्ट हुए जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बनाने लगे। समझ में आया? कई सारे उसके बाद साइंटिस्ट हैं और लैब में ही बनाने लगे। तो फिर ऑर्गेनिक किसको कहा गया? एक तो बात आया कि जो हाइड्रोकार्बन होंगे, एकदम सिंपल भाषा में निकाला गया कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। यानी हाइड्रोकार्बन क्या था अपना? क्या क्या पढ़े हो हाइड्रोकार्बन में? 10th की हम बात कर रहे हैं। क्या क्या आपको पता होगा? अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में, और साथ ही साथ किसके बारे में? अल्काइन के बारे में। इज दैट क्लियर? याद है सब कुछ? तो बस वही चीज है। यदि हम छोटा सा ही इसका डेरिवेटिव को हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे कि हम CH4 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? CH4, और उसमें से हम एक H को हटा देते हैं। हम कोई मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल सी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर? तो ये अपना क्या है? मीथेन। मीथेन, ये अपना क्या है? मीथेन। ठीक है, और इसमें से हम माइनस कर दिए, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिए, और इसमें हम जोड़ दिए OH। क्या जोड़ दिए? OH। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? दैट इज CH3 एंड OH। ठीक, और यही तुम्हारा क्या है? मिथेनॉल। मिथेनॉल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल एल्कोहल। समझ में आ रहा? दैट इज द डेरिवेटिव। समझ में आया? जो कि किससे बना हुआ है तुम्हारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बना हुआ, मतलब हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ। अब इसी के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी के जगह हम लोग लिख सकते हैं एक हाइड्रोजन हटा करके, और CHO यदि हम लगा दे तो क्या हो जाएगा? CH3 CHO। समझ में आया? CH3 C डबल OH। ठीक है, CH3 C डबल OH। ठीक है, या एक हम और चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं? HC डबल OH। HC डबल OH एक ही कार्बन का बन रहा है, सब एक ही कार्बन का, यहाँ हम एक कार्बन बढ़ा दिए, मतलब कुछ भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? CH3 Cl बन सकता है ना। तो उसी का डेरिवेटिव, उसी से मिलता जुलता, या उसी से बनेगा तुम्हारा आगे कुछ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। बात समझ में आया? वैसे यदि हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जब सुबह सुबह तुम उठोगे, मतलब इतना ज्यादा कि इनऑर्गेनिक छोड़ो और दूसरे चीजों का भी उतना ज्यादा यूज नहीं। ठीक, सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं तो क्या चाहिए बाबा? टूथपेस्ट चाहिए। हाँ, टूथपेस्ट मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंग्रेडिएंट्स उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही होगा, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड होंगे ही होंगे। सिंपल कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली। कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो जिसमें वो भरा हुआ रहता, सोचो वो किसमें भरा हुआ रहता है? ट्यूब रहता है ना उसका, मेड अप ऑफ प्लास्टिक, एंड वो प्लास्टिक व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम जो कपड़ा पहनते हैं वो भी किससे बना हुआ है? कार्बन। जलाओ, देखो ऐश मिलेगा। ठीक है, हम खुद किससे बना हुआ है? नाखून जलाओ, नील चारकोल। बाल जलाओ, हेयर चारकोल। समझ में आया? घड़ी पहने हुए हैं, उसका बेल्ट, ठीक है, जो लेदर है तुम्हारा, जलाओ, उसको भी तुमको क्या मिलेगा? चारकोल, मतलब कार्बन ही मिलेगा ना जलने पे।
तो वो सारे चीजें जो हैं, जो हमको नजर आ रही हैं, बहुत सारी चीजें, जो लकड़ी, ये जो वुड है बेंच पे जिस पे तुम बैठे हुए हो, दरवाजा, ठीक है, वो जो कर्टन्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का तो सारा, अब देखो अपने पेड़ पौधे जो है सारा, हम खुद, समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम चीज जो हम लोग यूज करते हैं, पेपर, समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम चीज जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है वो साबुन जो इस्तेमाल करते हैं, C17H35C11, क्लास 10th में पढ़े हो ना? हाँ, याद आ रहा है? सोप डिटर्जेंट के बारे में पढ़े होगे। तो वो सारा चीज जो है वो किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ। बात समझ में आया? तो इस चैप्टर और ये पूरा ऑर्गेनिक जो है तुम्हारा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्लास 12th की यदि हम बात करें तो क्लास 12th में जो 2 पार्ट आपको जो पढ़ने हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यदि हम बात कर लें तो 2 पार्ट में आपका बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट ऑर्गेनिक, समझ में आया? तो एक मेजर पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक का, वो कहाँ आपको पढ़ना है? क्लास 12th में पढ़ना। और एक 11th का ये वाला भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आया? बहुत ज्यादा मेहनत हम आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन हम मैक्सिमम चीज आपसे करवा कर ले लेंगे, ठीक है। हाँ, क्लास में यदि आप आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो जो हम चीज दे, छोटा छोटा चीज यदि हम आपको होमवर्क के तौर पर दें, उसको याद करके आना है। और ऑर्गेनिक में मैक्सिमम चीज आपके याददाश्त का खेल है, याद रहेगा तो डायरेक्ट आंसर मारोगे, समझ में आया? और नहीं याद रहेगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिएजेंट, समझ में आया? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिएजेंट। यदि आपको रिएजेंट के बारे में पता है, इस रिएजेंट का काम क्या है, इसको कहाँ यूज हम करते हैं, बस, और किसके साथ रिएक्ट करवाने पे क्या बनता है, समझ में आया? कई सारे टाइप्स के रिएक्शन पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के रिएक्शन पढ़ने को मिलेंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत सारे चीज। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि कोई भी रिएक्शन जब हम करवा रहे हैं तो वो किस टाइप का है, नाम क्या है उसका, और उस रिएक्शन में होता क्या है, समझ में आया? उस रिएक्शन में होता क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले डालेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए होता क्या है इसमें, पूरा का पूरा एक क्या रहेगा आपका? सबस्ट्रेट रहेगा। क्या रहेगा? सबस्ट्रेट। जिस सबस्ट्रेट किसको कहते हैं, या फिर रिएजेंट किसको, सॉरी रिएक्टेंट हम लोग किसको कहेंगे? सबस्ट्रेट कहो या फिर रिएक्टेंट कहो, जिसके साथ रिएक्शन होने वाला है, समझ में आया? तो एडिशन रिएक्शन के लिए क्या ले लिया हम? जैसे कि ये ले लिया CH2, डबल बॉन्ड क्या ले लिया? CH2, ठीक है। और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? तो सपोज दैट, और ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, या फिर हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट, यही कहेंगे ना, सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट, ठीक। और दूसरा जिसके साथ हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं वो अपना क्या रहेगा? रिएजेंट। और हम यहां मान लेते हैं, ले लेते हैं X और Y, क्या ले लेते हैं? XY, ठीक। या फिर हम CH2 के जगह हम मान लेते हैं, ले लेते हैं, चलो A B ले लेते हैं, इन जनरल फॉर्म में ले लेते हैं, A ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं यहाँ पे? B ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? अब क्या होगा कि इसका अटैक कहाँ पे होगा? इस वाले बॉन्ड पे। ये जो पाई बॉन्ड नजर आ रहा है ना, पाई बॉन्ड पे ही क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ बताएंगे। तो इसका अटैक किस पे होगा? इस पे, ठीक है। कैसे कैसे ब्रेक करता है, कैसे कैसे होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा? ये बनेगा A, ठीक है। इसके बीच में जो पाई बॉन्ड था वो टूट जाएगा, ये आ जाएगा X और ये आ जाएगा बेटा Y, क्लियर है। और ये अपना क्या रहेगा? प्रोडक्ट। ये अपना क्या रहेगा? प्रोडक्ट। और ये वाला अपना पार्ट कौन सा है बताओ? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, सॉरी रिएजेंट ना, रिएजेंट, रिएजेंट, समझ में आया? तो ये एडिशन रिएक्शन होता, ऐड होना आकर के, सिंपल सी बात, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो वीकर पाई बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा हो गया और एक कौन सा हो गया? पाई हो गया। तो वीकर पाई बॉन्ड जो है वो टूट करके स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अब कोई बॉन्ड वीक था,
उससे क्या बना है, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या फिर स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसका मतलब हीट एनर्जी बाहर निकलेगा या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, बाहर निकलेगा। कोई स्टेबल हो रहा है, केमिस्ट्री का नारा है, लोअर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। जितना कम से कम एनर्जी रहेगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। तो जाहिर सी बात है वीक बॉन्ड से क्या बना है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो इसके साथ जो बाहर निकलने वाला है वो कौन सा बाहर निकलेगा, डेल एच। और डेल एच आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। निगेटिव मतलब बाहर निकला है, उस सिस्टम से बाहर निकला है तो निगेटिव हो गया। उस सिस्टम में जब देना पड़ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आया। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लिखे पूरा एकदम जिस तरीके से लिखते जा रहे हैं उस तरीके से नोट करते जाना है। एडिशन रिएक्शन आर जनरली addition reaction is generally exothermic in nature, ठीक है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल एच बराबर क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वीकर पाई बॉन्ड broken and strong sigma bonds are formed, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है। अब दूसरा हम लोग लिख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पकड़ना है। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना। समझ में आया, यानी सिंपल है, इसमें से क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन होगा। तो तुम समझ लो जस्ट इसका उल्टा, देखो तो ये दो रहेगा और इससे मतलब ये इस बार हमारे लिए क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। समझ में आया, और ये दोनों को हम बाहर निकाल देंगे, बन जाएगा ये एलिमिनेशन। और इसमें हीट एनर्जी बाहर निकल रहा था तो इसमें हीट एनर्जी, समझ में आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर से किस में गया, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि ये अपना है ए, ये अपना है बी, इससे लगा हुआ है एक्स और इससे लगा हुआ है वाई, ठीक है। और ये हम लोग, अच्छा एलिमिनेशन में जो है वो हीट का इस्तेमाल होता है क्योंकि एनर्जी देना है ना, समझ में आ रहा है, वही डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस क्या लिखते हैं, माइनस एक्स वाई, और थोड़ा हीट दे देते हैं, क्या बन जाएगा ए, और ये डबल बॉन्ड और ये बी, और प्लस क्या मिलेगा, डेल एच, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्लियर है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, क्या हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन में, रिमूव हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। यानी कि एलिमिनेशन, सबसे पहले तो लिखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन इज generally endothermic in nature। एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड जो है क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड, क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बोलो, आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो अब अगला हम लोग देख रहे हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड वन, रिएक्शन के टाइप। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से बताओ इसमें क्या कहानी होने वाला है, सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब बोलते हैं ना, इस काम को सब्स्टिट्यूट चाहिए, मतलब उसके जगह हमको किसी और का इस्तेमाल करना है। मतलब कि एक बाहर जाएगा और दूसरा अंदर आएगा, यानी एक को रवाना करना और दूसरे का वेलकम करना है। समझ में आया। तो जस्ट इस तरीके से होगा, सब्स्टिट्यूशन करना है।
कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? जैसे मान लेते हैं ये अपना A है और ये अपना क्या है, B है, और ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो वीकर सिग्मा बॉन्ड है। कैसा सिग्मा बॉन्ड है? मान लेते हैं वीकर सिग्मा बॉन्ड है, वीकर सिग्मा बॉन्ड। इज दैट क्लियर? और B जो है जो बाहर निकलने वाला है, जो बाहर निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। अंडरस्टूड? बाहर निकलने वाला मतलब लीव करने वाला, और लीव करने वाले को क्या कहेंगे? लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो इसको हम इसी को अभी भगा रहे हैं बाहर, तो ये क्या हो गया? लिविंग ग्रुप। इसको हम लोग लिविंग ग्रुप या लिविंग एटम रहेगा, और इसको हम लोग Lg से रिप्रेजेंट करेंगे, Lg, ठीक है, Lg लिविंग ग्रुप। और अपना आ कौन रहा है? मान लेते हैं अपना आ रहा है X। कौन आ रहा है? X आ रहा है। मान लेते हैं X और Y दोनों है, सपोज दैट X और Y दोनों है। तो क्या किया? ये जो X है वो टूटा यहां से और ये B पे अटैक कर दिया। समझ में आया? हाँ, क्लियर है? चल, अब तो बनेगा क्या नया वाला? नया वाला क्या बनेगा? A और X, और साथ ही साथ क्या बनेगा? B Y, ठीक है। तो ये अपना क्या रहेगा? यहां भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। तो वीक सिग्मा बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड में जाना एक्सोथर्मिक कहेंगे या एंडोथर्मिक कहेंगे? एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा? जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। जनरली क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी कि डेल H क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है? बताइए इसमें क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है कि व्हेन वी रिप्लेस द एटम और ग्रुप, ठीक है, व्हेन वी रिप्लेस द एटम और ग्रुप by breaking bond and reforming new bond, ठीक है, नया बॉन्ड बनाएंगे किसी दूसरे ग्रुप के साथ, है ना, रिफॉर्मिंग द बॉन्ड विथ न्यू एटम्स और ग्रुप। और जो यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, यानी कि भागने वाला कौन होगा तुम्हारा? बाहर निकलने वाला क्या कहलाएगा? लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप किसको कहेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया, वो सब बाद में। अभी केवल टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। बात समझ में आया? डेल H इसका क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक इन नेचर हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? चलो अब इधर आगे हम लोग बढ़ते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन की तरफ। नाम से ही क्या समझ में आ रहा है कि रीअरेंजमेंट होगा, यानी बाहर वाले से इसको कोई मतलब नहीं है, बाहर वाले से इसको कोई मतलब नहीं है, रीअरेंजमेंट होगा, घर का कहानी घर में ही समाप्त होगा, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं इसमें ये है A, ये है B, ये है X और ये है Y, तो इसमें रिएजेंट यही कहला जाएगा, सॉरी हाँ रिएजेंट, ये वाला पार्ट ही क्या कहलाएगा? रिएजेंट। समझ में आया? ये वाला पार्ट ही क्या कहलाएगा? रिएजेंट। और बस रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा तुम्हारा? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और जो ग्रुप है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये अपना क्या है? रिएक्टेंट, पूरा का पूरा क्या है? रिएक्टेंट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सपोज दैट ये हो जाएगा A, X, Y और ये B। समझ में आया? ये अपना क्या होगा? प्रोडक्ट।
क्लियर है? इसमें किसी भी तरीके का बॉन्ड ना तो ये सॉरी इसमें किसी भी तरीके का तुम्हारा ये नहीं हुआ है, मतलब कि ना कोई बाहर से अटैक किया है और ना तो यहाँ से बाहर निकला है, यानी कि ना तो एडिशन हुआ है और ना ही एलिमिनेशन हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नो एडिशन और एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम, नो एडिशन और एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप, किसी भी तरीके का एडिशन या फिर एलिमिनेशन इसमें नहीं देखा गया है, जस्ट द रीअरेंजमेंट, जस्ट द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप, केवल और केवल क्या हो रहा है इसमें? रीअरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड फॉर्म्ड स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और खास बात ये है इसमें कि जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा विच इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, विच इज स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ और रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो था उसका ये तो स्ट्रक्चरल, देखो स्ट्रक्चर बदल गया क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम क्या पढ़े थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बदल गया, चेंज हुआ ना, तो ये एक दूसरे का क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहलाएंगे या फिर स्टीरियो भी कहला सकते हैं। यदि कायरल सेंटर वगैरह फॉर्म हो जा रहा है तो क्या कहला जाएगा? फिर स्टीरियो कहला जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक, आगे जो हम बात कर रहे हैं पांचवा होगा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन, तो रिडक्शन में सिंपल सा बात क्या जानते हो? रिडक्शन पहले से पढ़ो, क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर दोनों, यही होता है ना रिडक्शन। मतलब साफ अभी कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह का हम काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, जो पढ़ करके आए हो 10वीं में उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं? एडिशन ऑफ, इसमें क्या देखने को मिलेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर क्या देखने को मिलेगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और बोथ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे क्या, जैसे कि हम लिख ले रहे हैं R, ठीक है, R≡CN और यहाँ पे हम दे दे रहे हैं H2, क्या दे रहे हैं? H2, और H2 लिखा है, एक H2 नहीं लिखा है, 2 H2 नहीं लिखा है, तो जितना जरूरत है उतना हम दे देंगे। ठीक है, अब समझो, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? रिडक्शन, तो हम लोग रिडक्शन हाइड्रोजन दे रहे हैं, चलो H हम केवल इस तरीके से बना दे रहे हैं, रिडक्शन H, और ऑक्सीजन लिखते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन साइन। ठीक है, यहाँ पे हम अभी फिलहाल H2 ले ले रहे हैं, तो बॉन्ड को तोड़ो और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ देते जाओ। तो बताओ कितने बॉन्ड टूटेंगे? 2 बॉन्ड टूटेंगे, और दोनों तरफ जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन डालोगे तो यहाँ कितना हाइड्रोजन? 2, यहाँ कितना हाइड्रोजन? 2, बताओ क्या बनेगा? RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ये अब H2 की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो कि उसको रिड्यूस करे। अभी तो हम बस H2 ले लिए हैं, उसके जगह कुछ भी ले सकते हैं, X मान करके हम चलते हैं, सपोज दैट। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, ले लेते हैं एल्डिहाइड, X ले लिए और ये डाले हम H, ये डाल दिए हम क्या? H। तो बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड को तोड़ो, HH2, क्या बनेगा? क्या बनेगा? डबल बॉन्ड को तोड़ो, और डबल बॉन्ड कहाँ है? डबल बॉन्ड है ना, क्या बन जाएगा ये फिर? R, ये बनेगा CH2 और बनेगा OH। बोलो किसी को तकलीफ है? समझ में आ रहा? ये वाला जो CH ही था ना, तो अब क्या कर दिए, यहाँ से एक H और ऐड हो गया, क्या बन जाएगा? CH2, और O का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। ठीक, अब खास बात ये, यदि एल्डिहाइड है ना, देखो तो एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, याद रखना। क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। और यही यदि हम एसिड ले लेते हैं R, ठीक है, अच्छा कीटोन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा ना। ठीक, चलो वो भी हम आगे बता देंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड O
और ये OH एसिड ले रहे हैं। तो एसिड का यदि हम पहले करेंगे तो बताओ क्या बनेगा। एसिड का, एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH ले रहे हैं, सबसे पहले कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड यानी कि RCHO में, और इसको फिर से रिड्यूस हम करवाएंगे, ये बन जाएगा RCH2OH में। और जस्ट उल्टा चलता है, यदि हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं उसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं तो बदल जाएगा एल्डिहाइड में, और उसके बाद फिर दोबारा करवाएंगे तो किस में बन जाएगा, एसिड में। और स्ट्रॉन्ग यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो यहां से डायरेक्ट यहां, समझ में आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ लो। यदि हम लोग क्या ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो किसका कहां पहुंचेगा, एल्डिहाइड, फिर कहां जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। यदि हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसके जगह हम ले रहे हैं, चलो एक और देख लो, जैसे यहाँ हम ले रहे हैं कीटोन RC+O और ये R, और दे दे रहे हैं यहाँ पे X कोई रिएजेंट है, और ये लिख दे रहे हैं H, क्या बन जाएगा RCOOH, और ये H, और ये क्या आ जाएगा R। बताओ क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा क्या, 2 डिग्री अल्कोहल ये है। यानी कि एल्डिहाइड रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन रहेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल। उल्टा आ जाओ, 2 डिग्री अल्कोहल है, उसको क्या करो, ऑक्सीडाइज, क्या बनेगा, कीटोन। एल्डिहाइड है, या फिर हम मान लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, उसको क्या करो, ऑक्सीडाइज, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक। अब ऑक्सीडेशन, छठा लास्ट जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ, और बोथ, दोनों हो सकते हैं। तो देखो जी, यहाँ पे आप बताओ, जस्ट उल्टा हम लोग जाएंगे, जस्ट क्या जाएंगे, उल्टा। यदि हम लोग ले रहे हैं RCH2OH, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, क्या ले लिए, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले रहे हैं, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइज मतलब हाइड्रोजन हटा रहा है यहाँ से, क्या बनेगा, RC+O और ये H, एल्डिहाइड, ठीक है। और यदि इसी में हम क्या ले लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, देखो जी क्या बन जाएगा, है ना, समझ में आया। अब इसी में यदि हम लोग ले रहे हैं R, ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, ये ले लो, इसका यदि करवा देंगे फिर से हम ऑक्सीडेशन, सॉरी इसका नहीं होगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत रेयर केस में होता है, वो पढ़ाएंगे आगे। जनरली कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज, क्लियर है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यदि फिर हम ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं तो किसमें बनेगा, RC+OOH एसिड। बोलो समझ में आया। तो ये थे टाइप्स, रिएक्शन के टाइप्स, इतने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से शुरुआत हम लोग करेंगे एडिशन रिएक्शन के साथ। इस साइड का हो गया क्या, इस साइड हुआ क्या, ठीक। आप लोग का डाउट सेशन कितने बजे से है? हाँ, डाउट सेशन कितने बजे से? अच्छा अभी, ठीक। तो लिखेंगे एडिशन रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। और एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रेशन।
ठीक है। हाइड्रोजिनेशन, क्या देखने जा रहे हैं? हाइड्रोजिनेशन। इसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए। या फिर हम एडिशन ऑफ H2, ठीक है। ये देखो, ये क्लियर है? चेक। देखो रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट में देखते हैं हम लोग क्या क्या रहता है। ये रहेगा अपने पास, जैसे सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस्तेमाल करेंगे हम लोग H2, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, याद करो 10वीं में पढ़े हो, वेजिटेबल घी पढ़े हो ना, याद आ रहा है? हाइड्रोजिनेशन किए थे, सेम वही रिएक्शन है, बस उसका पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसके साथ क्या रहेगा? प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है तुम्हारा? निकेल। समझ में आया? और थोड़ा बहुत हीट भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। बनता क्या है? ये बनेगा CH3, ये सिंगल बॉन्ड, और क्या बनेगा? CH3। ये अल्कीन जो था इथीन, इथीन से क्या बनेगा? इथेन। समझ में आया? तो सिंपल सा रिएक्शन नजर आ रहा है, ठीक। लेकिन कई सारे चीजें इसमें, कई सारी बातें जो है छिपी हुई है कि निकेल जो है, ठीक है, पैलेडियम जो है, प्लेटिनम जो है, वो क्या करता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो निकलता है वो निकलता है आपको H∆H। अब बताओ क्या हुआ है? वीकर पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और किस में बना है? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। तो साथ ही साथ इसका क्या बाहर निकलेगा? ∆H, और ∆H क्या होगा तुम्हारा? नेगेटिव। और ये अप्रॉक्स 120 किलो जूल पर मोल का होता है, ठीक है। और क्लास GOC में पढ़े होगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, पढ़े थे ना? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वही है, ये HOH, याद आ रहा है? तो वही, ये तकरीबन कितना तुम्हारा निकलता है? 120 किलो जूल पर मोल का। अब इसका देखो मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, ध्यान से देखना इसका मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है कि प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की जो दूरी होती है, ठीक है, रिएक्शन से प्रोडक्ट तक का जो रास्ता होता है, उसमें किस किस प्रोसेस से गुजरा, बॉन्ड कैसे टूटा, कैसे बना, ठीक है, कौन सा स्लोएस्ट स्टेप होगा, कौन सा फास्ट तुम्हारा जा रहा है, ठीक है, सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक तरह से पोस्टमार्टम, ऐसा समझ लो, क्या है तुम्हारा? पोस्टमार्टम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये अपना CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2, ठीक है, इसमें हम लोग किसका डालें, किसको डालते हैं? ये H2 जो है वो लिए, वो किधर की तरफ अप्रोच करेगा? तो भैया ये जो पाई बॉन्ड हम लोग लिए हुए उधर ही अप्रोच करेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड की तरफ अप्रोच करता है। और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, नए नए टर्म आएंगे, सब कुछ बताएंगे एक एक चीज करके। और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कैसा तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट दिखने में होता है? तो ये ट्रांजिशन स्टेट वैसा स्टेट होता है जहाँ पे बॉन्ड बनने और बॉन्ड टूटने का काम चलता है साइमल्टेनियसली, यानी कि कुछ बॉन्ड टूटते हुए भी नजर आएंगे और कुछ बॉन्ड बनते हुए भी नजर आएंगे। तो देखो अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से कर रहे हैं। ये है अपना CH2, ठीक है। अब ये एक बॉन्ड जो फिक्स है, ठीक है, और एक जो बॉन्ड जो है यहाँ से ये देखो, और ये डॉटेड डॉटेड हम दिखाएंगे, ये देखो H और यहाँ पे जो है H है, ठीक है। अब डॉटेड डॉटेड कुछ इस तरीके से देखो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो बॉन्ड टूटता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये टूटता जा रहा है और ये दोनों में बनता जा रहा है, ये दोनों में बनता जा रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटता जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो जो बॉन्ड टूट रहा है उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? BB बॉन्ड ब्रोकन, ये बॉन्ड फॉर्म्ड, ये बॉन्ड ब्रोकन, और ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्म्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है। आगे क्या बनेगा? आगे ये यही तुम्हारा क्या था? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे? 4 मेंबर। कितना मेंबर है रिंग में? 4। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। एक और बनता है दैट इज 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, वो आगे बताएंगे। लेकिन इन जनरल फॉर्म में क्या बनता है? 90% क्या बनेगा? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये बनता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 4, ठीक है, MCTS, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इज दैट क्लियर? ठीक, अब देखो यहां से क्या कहानी जा रहा, अब जिसको जो जुड़ना था वो जुड़ गया और जिसको टूटना था वो क्या हो गया, टूट गया। और ट्रांजिशन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी किया जाता है, ये थोड़ा सा दिखा जाता है। अभी तुम्हारे 11-12 में तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आगे हायर एजुकेशन में ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है CH3 और ये क्या बन जाएगा CH3, और साथ ही साथ 120 किलो जूल, अप्रोक्स 120 किलो जूल पर मोल का हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकलता है। समझ में आया? ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें और मिली हुई है, जैसे कि प्लेटिनम है, पैलेडियम है और साथ ही साथ तुम्हारा निकेल नजर आ रहा है। तो पैलेडियम जो एलिमेंट है, पैलेडियम जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, एक्चुअली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ोगे जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, कैटलिस्ट के तरह शो करता है। कैटलिस्ट किसको कहते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। अब कई रिएक्शन जो है वो 7 साल में हो रहा है तो कैसे स्टडी होगा? मतलब यहाँ टेबल पे लगा करके हम लोग 7 साल तक उसका वेट करेंगे क्या? नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। और एक प्रमोटर भी होता है। प्रमोटर किसको कहते हैं? जो कैटलिस्ट के इफिशियंसी को बढ़ा दे। जा बाबा तू और खाना खा के जा, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसको और पावरफुल बना देता है। तो कैटलिस्ट अपना काम और तेजी से करता है। और कैटलिस्ट का काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो यहां से यहां पहुंचने के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगा ना, समझ में आ रहा है? मतलब मिनिमम एनर्जी जिसमें कि ये कहां पहुंच जाए? ट्रांजिशन स्टेट पे, जहां बॉन्ड टूटने और बनने वाला काम चालू हो जाए, जहां पे बॉन्ड टूटने और बनने वाला काम चालू हो जाए। समझ में आया? तो यदि हम कैटलिस्ट नहीं लेते, हो सकता है बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़े, कैटलिस्ट ले लिए तो उस एनर्जी को क्या कर देगा? कम कर देगा। यानी कि जल्दी से जल्दी जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है मिलेगा उसको, ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसको ट्रांजिशन स्टेट पहुंचा देगा। अपना काम चालू करो, बॉन्ड तोड़ो बनो, बॉन्ड तोड़ो बनो। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये तुम्हारा बन गया। तो ये जो तुम्हारा मेटल जो हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल जो है वो इसी का काम करता है, कैटलिस्ट का ही काम करता है। ठीक है, अब इसका क्या मैकेनिज्म, बेसिकली इसका क्या रोल है यहाँ पे ये समझना कि ये जो हम मेटल हम लोग ले रहे हैं इसका क्या रोल है। तो मेटल कैटलिस्ट आर यूज्ड टू प्रोवाइड, ठीक है, मेटल कैटलिस्ट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया, ठीक है, प्रोवाइड अ सरफेस एरिया टू, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ टू इंटरेक्शन बिटवीन अल्कीन एंड H2। अब देखो ये भी बेटा तुम्हारा गैस है और ये भी तुम्हारा गैस है ना, दोनों गैस है। दोनों गैस को क्या करोगे? हवा में उछाल दोगे, जाओ दोनों आपस में रिएक्ट कर जाओ। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो एक सरफेस एरिया उसको दिया, और पैलेडियम का प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने का। सबसे खास बात, कहीं पे हाइड्रोजन टेस्ट करना होता है तो पैलेडियम मेटल का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी को रखता है। तो एक सरफेस एरिया उसको बना करके दिया, आओ यहीं पे कुश्ती करो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? तो दैट इज द रोल ऑफ मेटल कैटलिस्ट। वो क्या प्रोवाइड करता है? एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा टू इंटरेक्शन बिटवीन अल्कीन एंड हाइड्रोजन, दोनों के बीच में इंटरेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और Ni प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है, Ni Pt और Pd आर गुड, ये बहुत ही अच्छे जो हैं, ठीक है, माने जाते हैं तुम्हारा एडजॉर्बेंट। ठीक है, आर यूज्ड एज गुड एब्जॉर्बेंट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बेंट जो है, सॉरी एडजॉर्बेंट।
ठीक है, यानी एड्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टी इसका काफी शानदार होता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, एज अ मेटल कैटलिस्ट के रूप में यहां पर। लो ये हुआ, इधर तो हो ही गया होगा, ठीक है। अब देखना, यदि हम लोग, खास बात इसमें ये है कि निकेल का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ निकेल इज यूज्ड, ठीक, इफ निकेल is used as a metal catalyst, this reaction, then reaction is known as Sabatier-Sandrine reaction। ये एक अलग नाम से जाना जाता है जो साइंटिस्ट के नाम पे है, दैट इज कॉल्ड सेबेटियर-सैंड्रीन रिएक्शन। यदि निकेल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एज अ मेटल कैटलिस्ट के रूप में, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सेबेटियर-सैंड्रीन रिएक्शन। बोलो बात समझ में आया, ठीक है। तो जैसे ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये देखो, ये क्या डाल देते हैं, मान लेते हैं H2 डालते हैं और निकेल डालते हैं, थोड़ा सा हीट भी दे देते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी थोड़ा दे दिए इसको, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, दोनों तरफ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा क्या, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन से अल्केन में। ये क्या था, साइक्लो अल्कीन, और ये क्या है, साइक्लो अल्केन, और साथ ही साथ 120 किलो जूल का पर मोल, 120 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी भी क्या होगा, बाहर निकलेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। अब ये कैसे किस तरीके से हो रहा है, तो एक हम क्या कर लिए, इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है कुछ इस प्रकार से है। देखो ये क्या किए हम, एक ये देखो, ठीक है, एक किस तरीके का कंटेनर लिए हम, ठीक। अब यहां पे हम लेयर किसका लगा दिए, तो लेयर लगा देते हैं हम ठीक है, और ये लेयर किसका है, NiPT-PD का एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट। और यहां से हम लोग किसको एंटर करवा रहे हैं, एक तरफ से आपका आएगा H2 गैस, और एक तरफ से कौन सा आएगा, बोलो, अल्कीन, ये, और यहाँ पे जो है अपना रिएक्शन परफॉर्म करेगा। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो, ये एक हम ले लिए सरफेस, ठीक है, ये देखो, और ये किसका है भाई, वही निकेल पीडी, ठीक। और इसके ऊपर में कौन कौन भाई साहब हैं, तो ये H, और यहाँ पे कौन है, H2, देख लो, ठीक है। इधर मिटा दें, ठीक है। अब देखो कैटलिस्ट, यहाँ पे टर्म आया है कैटलिस्ट, उसका भी स्वागत करना पड़ेगा अपने को।
कैटलिस्ट किसको कहते हैं? तो कैटलिस्ट किसको कहते हैं? जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और केवल रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करने का काम करता है। प्रोडक्ट में इसका कोई रोल नहीं है। समझ में आया? देखो कहीं पे प्रोडक्ट में कहीं तुमको नज़र आ रहा है क्या? NI, PT, PD कहीं नज़र आ रहा है क्या? तो इसका प्रोडक्ट में कोई रोल नहीं है। तो विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ठीक है, क्या लिखेंगे? विच पार्टिसिपेट रिएक्शन टू अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? अल्टर करेगा, ठीक है। या फिर हम लोग लोअर डाउन भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू लोअर डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। खास करके चलो वही लिख देते हैं। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, अल्टर, वही लिखना सही रहेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? अल्टर करता है, ठीक है, एंड लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम करता है। बात समझ में आया? विदाउट पार्टिसिपेट इन, अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट में इसका कोई रोल नहीं होता है। बात समझ में आया? अब जैसे समझो इस चीज़ को, यही है तुम्हारा, ठीक। अब मान लेते हैं ये अपना है रिएक्टेंट और ये है अपना प्रोडक्ट, ठीक है। चलो बना दिए तो ये, ठीक। और दूसरा लाइन जो है मेरा वो भी कुछ इसी प्रकार से है, ये देखो, ठीक है। ये मेरा क्या है? ये मेरा है रिएक्टेंट और ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट। चीज़ों को समझना, समझ रहे हो ना? ठीक। अच्छा, ये वाला जो चीज़ है, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, ग्राफ को समझना अच्छे से। ये जो चीज़ है, तो ये वाला जो पहला वाला हम ऊपर लिख रहे हैं, देखो ये वाला, ये क्या कहलाएगा? इसको हम TS1 मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ जो एनर्जी लगा, दैट इज कॉल्ड, क्या मानेंगे? EA1, एक्टिवेशन एनर्जी पहला, जो बड़ा वाला ग्राफ गया है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है, ठीक है, दूसरा को, इस वाले को हम क्या मानेंगे? TS2। और ये वाला जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वो क्या मानेंगे? EA2। समझ में आया? तो जो EA1 है वो विदाउट कैटलिस्ट है। क्या कहेंगे? EA1 इज विदाउट कैटलिस्ट। और जो EA2 है, ठीक है, विथ कैटलिस्ट। समझ में आ रहा क्या चल रहा है? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, अल्टर कर देता है, ठीक। जिसमें कि ध्यान में रखेंगे, ये प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और कैसे बढ़ाता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा? कम कर देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़? उसके बाद अच्छा, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, POR लिखते हैं, या फिर इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और इसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ये है तुम्हारा, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक। अब आगे हम किसकी बात करेंगे? तो आगे हम बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, जो अपना बना था। कि ट्रांजिशन स्टेट भाई क्या है? ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल
species which is formed during the reaction रिएक्शन के दौरान बनता है, जो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल स्पीसीज माना जाता है, ठीक है, इन विच ओल्ड bonds are broken and new bonds are formed। बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। और एक बात ध्यान में रखना, एक होता है इंटरमीडिएट, एक क्या होता है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कैन बी सेपरेटेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट कैन बी सेपरेटेड बट ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। 10⁻13 10⁻15 का इसका टाइम होता है, बना खत्म। समझ में आया? तो यहाँ कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकता है इस जगह पे, जो हम लोग ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पार्शियली लिख लेना, ठीक है, डॉटेड से, इसीलिए तो इसको बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या रहेगा, ए और ये क्या रहेगा, बी, और रिएक्शन किसके साथ हम लोग करवा रहे हैं, सपोज दैट एक्स के साथ करवा रहे हैं, ये एक्स है, ठीक है। क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, मान लेते हैं कि एक्स आ रहा है और बी जो है निकल रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये है अपना ए, इससे डॉटेड हो जा रहा है बी, ठीक है, और इससे डॉटेड हो जा रहा है तुम्हारा एक्स, ठीक। और इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, ये है तुम्हारा बॉन्ड ब्रोकन और ये बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक। आगे क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा ए एक्स और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, बी। समझ में आ रहा है, ठीक। अब देख लो थोड़ा सा एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस तरीके से हम लोग बनाएंगे अलग अलग रिएक्शन में, या कितने टाइप्स के होते हैं, उस चीज़ को समझना है। ट्रांजिशन स्टेट क्लियर हुआ, कैटलिस्ट क्लियर हुआ। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक। तो देखो जिस तरीके से ये वाला बनाए हुए हैं ना, सेम है, मतलब एनर्जी में जो चेंजेज आता है ना, उसको एक डायग्राम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक। कोई रिएक्शन जब हो रहा है तो सपोज दैट एंडोथर्मिक हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, ठीक है, या फिर वैसा कोई रिएक्शन है जिसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसमें जो एनर्जी में जो चेंज आया, ठीक है, एनर्जी में जो चेंज आया, या फिर जो हम डिफरेंट स्टेप्स में गए, अलग अलग स्टेप रिएक्शन का हुआ, तो हर एक रिएक्शन में, हर एक स्टेप में या तो एनर्जी निकल रहा होगा या तो एनर्जी देना पड़ रहा होगा। तो उसमें जो है उसी को रिप्रेजेंटेशन हम एक डायग्राम के थ्रू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। समझना सिंपल सा, इसमें दो ही चीज़, दो जो है एक्सिस तुमको देखना है, ठीक है, रहेगा हमेशा, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा उस चीज़ को समझना है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इस साइड जो रहेगा वो क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी, वही हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी केमिस्ट्री में फिर वही बात, लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, जितना लो एनर्जी रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी, क्लियर। अच्छा, और ये वाला क्या रहेगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जैसे रिएक्शन आगे आगे समय के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इस नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, क्लियर। अब देखो जैसे कि मान लेते हैं ये तुम्हारा है, जो कि ये तुम्हारा अपना क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से उठ करके मान लेते हैं ये अपना बन गया प्रोडक्ट,
ये अपना क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो क्या क्या इसमें इस्तेमाल होता है वही हम बता रहे हैं। तो एक तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट समय के साथ जो आगे बढ़ रहा है, ये पार्ट हो गया रिएक्टेंट का, और ये वाला पार्ट हो गया प्रोडक्ट का। कोई ज़रूरी नहीं है ये नीचे ही होगा, ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। बस एक बेसिक टाइप हम बता रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये वाला देखो, ये प्रोडक्ट जिस दूरी पे था, ठीक है, ये प्रोडक्ट का जो एनर्जी यहाँ पे था, सॉरी रिएक्टेंट का, और ये जो प्रोडक्ट का जो दूरी है वही अपना क्या कहलाएगा, डेल एच, एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी क्या हुआ, कम हुआ है ना प्रोडक्ट का, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है या फिर गेन हुआ है, रिलीज हुआ है, इसका मतलब डेल एच यहाँ क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। समझ में आया, बाहर निकला है। और ये वाला जो चीज होता है, ठीक है, ये वाला चीज, ये वाला, ये देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट पास पहुंचने के लिए जो एनर्जी दिया गया है, मिनिमम सप्लाई ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उस चीज को एक्टिव कर दिया, नाम से ही समझने की कोशिश, उस चीज को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया, जाओ अब काम अपना चालू करो। समझ में आया, तो दैट इज कॉल्ड EA, ठीक है। और ये इस चीज के लिए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यही चीज बेसिकली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट। कई सारे ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, अलग अलग स्टेप्स होता है, तो अलग अलग जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बनता हुआ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कई तरह का, पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सबसे पहला, जो कि यही वाला बना हुआ है, लेकिन फिर से हम लोग बनाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम लोग देख रहे हैं जिसमें डेल एच क्या होगा तुम्हारा, निगेटिव, और इसमें जो नज़र आएंगे अपने को वो कैसे नज़र आएंगे। अच्छा, आप तो एक ही के लिए जगह बना है तो इसको बड़ा ही बना देते हैं। ये अपने लिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सेम, और ये क्या होगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये अपना यहाँ पे मान लेते हैं अपना है रिएक्टेंट, यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होगा अपना ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये वाला जो दूरी होगा वो क्या होगा, डेल एच, और ये क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव, और ये अपना ये क्लियर है। ये इसके लिए जो है वो किसके, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट जो है वो बाहर निकल रहा। अब आगे देखो, ठीक है। दूसरा जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक में बताओ क्या होगा, डेल एच जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और डेल एच पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि ये अपना क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी, और ये अपना क्या रहेगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो इसमें जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट कहाँ रहेगा, नीचे, ये अपना आ गया रिएक्टेंट, और ये अपना आ गया प्रोडक्ट। समझ में आया, तो यही है अपना, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये, और ये अपना हो जाएगा TS, ठीक है। और ये जो इतना दूर का दूरी रहेगा वो रहेगा डेल एच, है ना। यही अपना क्या रहेगा, डेल एच, और डेल एच क्या रहेगा अपना पॉजिटिव। और एक होता है तुम्हारा तीसरा, जिसको हम लोग आइसो इंथैल्पिक रिएक्शन भी कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो इंथैल्पिक रिएक्शन, आइसो का मतलब सेम। तो यहाँ डेल एच जो होता है वो 0 हो जाता है, एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं। तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला तुम्हारा क्या बनेगा, सेम।
ठीक है। तो ये रहेगा रिएक्टेंट और ये रहेगा प्रोडक्ट, ठीक है। डेल एच क्या रहेगा तुम्हारा 0, ठीक। और ये तुम्हारा रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखो, समझ में आया इतना कुछ। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब जो हम लोग हाइड्रोजिनेशन देख रहे थे उसमें ये कई सारे टर्म्स आए कि ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे थे हम, एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, कैटलिस्ट की बात कर रहे थे, रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इस टाइप की हम सारे बात कर रहे थे। तो सारा चीज़ खोल करके हम यहाँ रख दिए और यही चीज़ बार बार रिपीट होगा, इसलिए हम पहले बता दिए, ठीक है। अब डिफरेंट रिएक्शन में किसी में एक्सोथर्मिक होगा, किसी में एंडोथर्मिक होगा, तो ग्राफ आपके पास रहेगा, आपको उस तरीके से हम बनाएंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा, क्योंकि पहले हम सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, ठीक। ठीक है, हेडिंग डालेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या बोल रहे हैं हम, बताइए। स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े थे ना, हाँ, किधर से जा रहा है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, पढ़े थे ना, असिमेट्री है, उसी सब के बारे में, ठीक है। फिर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो तो उसमें पीओएस है कि नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, उन सब के बारे में देखते हैं, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि जब ऐड हो रहा है वो H2 जब जा रहा है तो उसके स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंजेस भी आ रहा है क्या प्रोडक्ट में या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है कि एडिशन ऑफ H2 इज अ सिन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ H2 इज सिन एडिशन रिएक्शन। सिन का मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिकल साइड से, मतलब सेम साइड से। सिन का मतलब क्या हो गया, सेम साइड से, यानी कि जो दोनों H2 आने वाले हैं वो किस तरफ से आने वाले हैं, दोनों सेम ही साइड से आने वाले हैं, ठीक है। या तो ऊपर से आएगा, नहीं तो किधर से आएगा, नीचे से आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये है H, या ऐसे हम दे देते हैं ये, तो H इधर से आ रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये मान लेते हैं ये A और B है, हम H को ना लेकर के क्या ले रहे हैं, A और B, ताकि बाद में भविष्य में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो H के जगह कुछ और भी रहे तो समझ में आए। और भी तो हो सकता है ना, वो भी तो सेम साइड से आ सकता है ना, तो यदि H रहेगा तो H को डाल दो सेम साइड से, कुछ दूसरा रहेगा तो कुछ दूसरा लगा, ठीक है। तो ये सेम साइड से जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा ये B। आ रहा है, तो ये सिन एडिशन होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्शन यदि हम समझने की कोशिश करें तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ऐसे, याद है सोहर्स प्रोजेक्शन पढ़े थे ना। सिन एडिशन लिख दिए हैं, सेम साइड से जा रहा है, ठीक है। तो यदि हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहे, देखो जी ये, ठीक। और एक हम इसमें मान ले रहे हैं एंटी कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, एंटी। तो ये A इधर से जाएगा और B किधर से आएगा, इधर से, समझ में आ रहा है, एंटी एडिशन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन में तो ये जब इधर से जाएगा तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये जब उधर से आ रहा तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये ऐसा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ रहेगा A और यहाँ रहेगा B, ये देखो, ठीक है, देख लिए।
और सिन वाला तो बता ही चुके हैं, ठीक है, सिन वाला बता चुके हैं। चलो अब जैसे इसी में क्वेश्चन इस तरीके का रहे कि H2 के जगह D दे दिए, ड्यूटेरियम आके जुड़ेगा और ड्यूटेरियम सेम साइड से आएगा, सेम साइड से आएगा ना। अच्छा जरा सा और चीज़ों को समझ लो और थोड़ा सा जाओ, क्या ये वाला पार्ट प्लेनर है क्या? यदि हम ये वाला पार्ट की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज क्या होगा? प्लेनर। तो इसका मतलब कि जो D2 है यहाँ पे वो दोनों साइड से आ सकता है क्या? अपवर्ड से भी और डाउनवर्ड से भी। सोचो जरा सा, हमको प्लेनर जगह मिल रहा है तो इधर से भी और नीचे से भी, यही है ना, ऊपर से भी और दोनों में से किसी तरह से आ सकते हैं। तो इसको स्टीरियो केमिस्ट्री से थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा फिर। देखो क्या यही प्रोडक्ट बनेगा? विद से भी आ सकता है और डैश से भी आ सकता है। दोनों में रिलेशन क्या है सोचना। यहाँ दो काइरल सेंटर बन रहे हैं, यदि केवल इसके बारे में सोचो तो दो ऑप्शन तो हैं जो नजर आ रहे हैं, लेकिन केवल इसका देखो, दो काइरल सेंटर बन रहे हैं ना, दो काइरल सेंटर। अच्छा और इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ मिलेगा, मिलेगा ना। केवल इसको देखो तो यहाँ से क्या मिल रहा? POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब एक काटोगे, काट रहे हो ना, तो D के सामने D आएगा और जो उधर H है, H के सामने में H आ जाएगा। समझ रहे हो? जैसे ये तुम्हारा ऐसा है तो एक तरफ D है और एक तरफ H, समझ रहे हो? और इधर वाले में भी क्या, ये वाला क्या है? D, क्योंकि ये वाला दोनों सेम साइड से आया है। तो जब इसको काटेंगे हम तो क्या ये दोनों DD नहीं मिलेगा? तो इसमें क्या मिल रहा है? POS, और POS मिल रहा है एटलीस्ट 2 काइरल सेंटर एंड POS है कैसा कंपाउंड? मेजो। याद आ रहा है? क्या बोलते हैं? मेजो। यानी ये दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं, आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? आइडेंटिकल। और मेजो जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अरे POS मिल गया तो एक्टिविटी का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देख लो अब देखो एक चीज़ बता रहे हैं जिसको हम सस्ता, मजबूत और टिकाऊ कहते हैं हमेशा, SMT, ठीक है, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ। तो क्या लिख रहे हैं हम? CBSE, ठीक है, CBSE। यहाँ B को काट देना, B को क्या करेंगे? काट देंगे। तो ये है तुम्हारा सिन। यदि सिस अल्किन रहता है, सिन एडिशन करोगे तो एरिथ्रियो मिलेगा। थ्रियो और एरिथ्रियो याद आ रहा है आइसोमेरिज्म में, ठीक। देखो तो ये क्या मिलेगा? एरिथ्रियो। और इसी के साथ हम लोग और एक क्या याद रखेंगे? ये तो सिन के साथ, सॉरी ये क्या हो गया? सिस के साथ ट्रांस, TST। क्या याद रखेंगे? TST। यानी कि यदि ट्रांस रहता है और उसके साथ सिन एडिशन होता है तो क्या मिलेगा? थ्रियो, ठीक है। एरिथ्रियो कैसा होता है भाई? एरिथ्रियो तुम्हारा सेम साइड को क्या कहेंगे? एरिथ्रियो। और यही तुम्हारा जो दोनों ऐड होने वाले हैं, D2 कहो
या कुछ और कहो, जैसे हम ए बी यहाँ रिप्रेजेंट किए थे, तो ए और बी जो है कहाँ रहेंगे, दोनों सेम साइड। समझ में आया? ठीक। अब इसी में ये क्या हो जाएगा, 3O में क्या हो जाएगा, ये कौन सा प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन, याद आ रहा है? फिशर प्रोजेक्शन। ये वाला कौन सा है, सोहर्स। और गोला चक्री वाला क्या था, न्यूमैन। याद आ रहा है? ये है। तो ये हो जाएगा यहाँ ए और ये हो जाएगा बी। तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या कहते हैं उसको, 3O। तो इसमें भी ज़्यादा कंफ्यूजन ना होना, ठीक है। इसको ये वाला है तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें भी ज़्यादा कंफ्यूजन ना होना, याद रखना टोज। क्या याद रखोगे, टोज। टोज का टी का मतलब होगा 3O और O का मतलब होगा ऑपोजिट, और E का मतलब क्या हो गया, एरिथ्रियो, और ये क्या मतलब होगा, सेम। समझ में आया? क्लियर? और यहाँ तो सिन एडिशन हम करवा रहे हैं। कौन सा एडिशन करवा रहे हैं, सिन। आगे पढ़ेंगे क्या, एंटी एडिशन भी। तो एंटी एडिशन में क्या यूज करेंगे, ये तो सिन के लिए हम बात कर रहे हैं। एंटी के लिए याद रखना कैट। क्या याद रखोगे, कैट। मतलब सिस अल्किन के लिए एंटी एडिशन हो रहा है 3O। समझ में आया? ठीक। और उसके बाद क्या याद रखेंगे, टे, ठीक है। यानी कि ट्रांस के लिए एंटी करवा रहे हैं हम, तो क्या बनेगा, एरिथ्रियो। देख लो जी, समझे? और एक खास बात, हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। समझना जरा चीज़ों को, आगे फिर बताएंगे, लेकिन बोल करके तुमको एक बार इंट्रोडक्शन इसका जरूरी। सिन का हम एडिशन करवा रहे हैं, इसका मतलब एडिशन रिएक्शन होगा। और याद करो, एडिशन का ही उल्टा क्या था, एलिमिनेशन। एडिशन करवाएं तो जो प्रोडक्ट बना उसमें से दोनों को भगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन। बता देना शुरू में, तो समझना ये हम क्या करवा रहे हैं, एडिशन। यानी इसका मतलब यदि हम सिस अल्किन ले रहे हैं, सिन एडिशन करवा रहे हैं, एरिथ्रियो टाइप बनेगा। अब यही मान लो एरिथ्रियो है और इसमें दोनों को हटाएंगे, एरिथ्रियो में से सिन एलिमिनेशन हो रहा है, दोनों को सेम साइड से हटाएंगे, क्या बनेगा, सिस। समझ में आया? और यही सिस ही है, लेकिन कैसा हम एलिमिनेशन करवा रहे हैं, सॉरी एरिथ्रियो है, यही है। और एलिमिनेशन कैसा हो रहा है, एंटी टाइप का तुम्हारा हो रहा है, तब फिर कैसा बन जाएगा, सिस। मतलब जस्ट अपोजिट भी चलेगा, ये केवल इधर से इधर नहीं जाएगा, इधर से इधर भी आएगा। आगे हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो, ठीक है। एलिमिनेशन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी केवल एडिशन की चीज़ों को ध्यान में रखो। यानी कि ये क्या है, सिस टू ब्यूटीन है ना, सिस टू ब्यूटीन रिएक्शन करवा रहे हैं D2 और Ni के साथ। कौन सा एडिशन, सिन एडिशन। D2Ni देख लो क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। एकदम देखते रिएजेंट को पकड़ना है, क्या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। और इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन दे रहा है, सिन। और सिन है तो सिस के साथ हम लोग क्या याद किए हैं, CBSC। सिस के साथ सिन एडिशन एरिथ्रियो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। यानी फिशर प्रोजेक्शन में लाना होगा तो ये बनेगा तुम्हारा CH3 लिख दो ऊपर, नीचे भी लिख दो CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ क्या आएगा D, और यहाँ क्या आएगा D। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, ऑप्टिकल काम आओ, ऑप्टिकल के लिए, स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए बताओ, कायरल सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 कायरल सेंटर आ रहा है। अब 2 कायरल सेंटर आ रहा है तो यहाँ से देखो POS मिल रहा है इसको, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रहा है। एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर, मेजो के लिए कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर एंड POS होना चाहिए। POS भी मिल गया और 2 कायरल सेंटर भी है, क्या बोलेंगे इसको, मेजो। और मेजो हो गया, यानी कि मेजो क्या है तुम्हारा, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव,
ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। अब इंटरनल कंपनसेशन और एक्सटर्नल कंपनसेशन बताए थे, फिर से समझ लो। इंटरनल मतलब घर का लड़ाई, और एक्सटर्नल मतलब बाहर लड़ाई। जब घर के बाहर पहुंच गया, कोर्ट कचहरी में पहुंच गया, मतलब एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल म्हणजे घर वाला। तो देखो इसका यदि तुम निकालोगे RS कॉन्फ़िगरेशन, तो एक का R आएगा और एक का क्या आएगा, S आएगा, याद है। और तुमको याद दिलाते हैं, R का मिरर क्या बनेगा, S, और S का मिरर क्या बनेगा, R, है ना। समझ में आ रहा है। तो इसका जो S और R जो है वो घर में ही अवेलेबल है। दैट्स वाई इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। और इनैंसियोमर में जो उसका मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो ऐसा क्यों, क्योंकि R इधर है तो उसका मिरर वाला क्या है, S, R का क्या बनेगा, S, तो उसको बाहर वाला जो है वो क्या कर रहा है, इनएक्टिव कर रहा है। इनैंसियोमर में क्या होता है, यदि एक जो ऑप्टिकल एक्टिव है वो एक, यदि सपोज दैट -23 डिग्री रोटेशन हो रहा है, सब कुछ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है ना, याद है। हाँ, प्लेन लाइट को हम लोग ऑर्डिनरी लाइट को क्या करवाते हैं, निकोल प्रिंस से पास करवाते हैं, वो PPL में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेन पोलर लाइट, और उसको पास करवाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। और यदि रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और यदि रोटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और वो सारा चीज डिपेंड करता है सिमेट्री पे। यदि सिमेट्री है, इसका मतलब इनएक्टिव, सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब एक्टिव, और इसका मतलब रोटेशन हो रहा होगा। समझ में आ रहा है। तो इनैंसियोमर्स वाले में केस में क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर वाले केस में क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव उसका मिक्सचर होता है। क्यों, क्योंकि पहला वाला जो है वो सपोज दैट उसका रोटेशन -23 डिग्री हो रहा है, तो जो अगला कंपाउंड जो मिरर इमेज वाला उसका क्या होगा, +23 डिग्री, एंड द मिक्सचर इज 0, तो फाइनली रोटेशन इज नॉट टेक प्लेस। खोपड़ी में दसा। चलो, तो यहां तक ये जो हुआ। अब इसमें ये तो सिस वाला का देखें, ये क्या है, ट्रांस टू ब्यूटीन। इसके लिए क्या पढ़े थे, TST पढ़े थे ना, 3O बनता है, यानी इसमें हम दे देते हैं D2 और Ni और हीट थोड़ा सा, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपोजिट आएगा या सेम आएगा, अरे वहां से भी देख के बता दो, बताओ। इस बार POS मिलेगा क्या, इस बार POS नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ इसके 2 कायरल सेंटर भी है, ठीक है। नो POS, इसका मतलब यहाँ इसका क्या बनेगा, एक और प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड, इसका क्या रहेगा, मिरर इमेज। ये DHHD सुपर इम्पोज होगा या नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज हम लोग किसको कहते हैं, उठा करके यहाँ रख दो, रखोगे तो होगा क्या, एक के ऊपर एक आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ में आया, दैट इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल। और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसका मतलब क्या है, इनैंसियोमर्स। A यदि हम इसको मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, B, तो A एंड B क्या हो जाएगा, एंड B आर इनैंसियोमर टू ईच अदर। इनैंसियोमर पेयर भी लिखते हैं इसको, पेयर का मतलब AB, पेयर हो गए, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर ऑफ A एंड B आर कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आया। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, अब बताओ, एक्सटर्नल कंपनसेशन। समझ में आया, ये है कहानी तुम्हारा। अब बोलोगे तो पूरा मैकेनिज्म के साथ भी हम इसको दिखा सकते हैं, एक दिखाएं या शॉर्टकट में ही तुम लोग संतुष्ट रहोगे।
एक देख लो, उसमें क्या होगा ना कि न्यूमैन सोहर्स प्रोजेक्शन का भी तुमको आइडिया लग जाएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में खुदा ना खास्ता पूछ देगा जेई में, तो फिर दिन में ही तुम्हारे नज़र के सामने अंधेरा कायम हो जाएगा। तो जैसे देखो, ये हम ले लेते हैं, इसी में से एक ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं एम ई को CH3 लिखते हैं, याद है या भूल गए? ये आएगा C, ये डबल बॉन्ड C, और ये ले लेते हैं हम सपोज दैट ये सिस वाला ही ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ ले लेते हैं D2 और Ni। और एक खास बात कि क्या अप साइड से भी हो सकता है, डाउन साइड से भी हो सकता है क्या? दोनों साइड का देखो, ठीक है। हम किससे करवा रहे हैं? अप साइड से भी करवाएंगे और डाउन साइड से भी करवाएंगे। तो सबसे पहले बताओ किधर से करवाएं? अटैक D2 का किधर से करवाएं, अप साइड या फिर डाउन साइड? डाउन साइड से करवा देते हैं। चलो इधर से हम करवा रहे हैं, D2 अप्रोच करेगा इधर, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये स्टेप ध्यान से देखो, ये जब D जाएगा ना, नीचे से जब जाएगा ना, तो ये वाला ऊपर पलटी मार देगा। समझ में आया? यानी बनेगा क्या, देखना ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा, ये ऐसा, ये हो जाएगा Me और ये हो जाएगा H, यानी H यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ। क्लियर? अब जो यहाँ पे क्या डालेंगे, डॉटेड डॉटेड, किसको? D को, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। उसके बाद ये देखो सिंगल बॉन्ड एज यूजुअल रहेगा, डबल का सिंगल। अब यहाँ से क्या होगा, Me। अब यहाँ से H को नहीं भेजना, नीचे से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले H को उधर करना है, बाकी इसको वैसे ही रखो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा Me, और ये क्या हो जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा डॉटेड डॉटेड D, और यहाँ से डॉटेड डॉटेड ये, और ये डॉटेड डॉटेड ये। बोलो समझ में आया? दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। और ये क्या रहेगा तुम्हारा, बॉन्ड ब्रोकन, बॉन्ड ब्रोकन, बॉन्ड फॉर्म्ड, और ये बॉन्ड फॉर्म्ड। और ये है बेटा तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट, और इसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से तुम्हारा क्या जाएगा, इधर बताते हैं। आंसर सेम आएगा, लेकिन हम इसीलिए इसको बता रहे हैं ना, ताकि कहीं सोहर्स प्रोजेक्शन में कुछ छेड़छाड़ किया, कुछ तुम्हारे साथ मजा लेना चाहा, तो फिर चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ भी देख लो अच्छे से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गया। अब क्या बनेगा यहाँ से आगे, आगे हम एरो ऊपर लिख रहे हैं जी, ठीक है। देखो यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, Me, ये H, ये रहेगा तुम्हारा D, और ये ऐसा, ये हो जाएगा Me, ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा D। यही बना ना। अब Me को नीचे लाओ, Me को कहाँ लाना है, नीचे। तो घुमाओगे, ये रोटेट करता है ना, तो रोटेट करवाओ, इसको घुमाओ। तो Me को नीचे लाएंगे तो H कहाँ चला जाएगा, H, और D कहाँ जाएगा, यहाँ, और Me कहाँ जाएगा? किसी को दिक्कत है? ठीक। अब इधर वाले को भी Me को घुमाओ, Me को हमको लाना है नीचे, तो H कहाँ जाएगा, यहाँ, और D कहाँ जाएगा, यहाँ। क्लियर है? ठीक। अब क्या करेंगे, अब फिशर में कन्वर्ट करो। तो ये लो भाई, आराम से ऐसा स्ट्रक्चर बना दो। Me को लिख दो ऊपर, और ये Me को लिख दो नीचे, यहाँ को लिख दो H, यहाँ को लिख दो D, और फिर यहाँ को लिख दो H, यहाँ को लिख दो D। बताओ क्या था ये, सिस था। सिस के लिए क्या बनता है, CBSE, एरिथ्रियो। एरिथ्रियो क्या होता है, सेम साइड। तो आ गया तुम्हारे पास दो कायरल सेंटर, ठीक है। POS यानी कि मेजो, और मेजो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? ठीक है। तो ये कौन सा था तुम्हारा, नीचे से हम लोग जा रहे थे, ऊपर से जाएंगे। तो ऊपर से जाएंगे तो देखो ये तुम्हारा सेम बनेगा। बस देखो, जब नीचे से हम लोग इसको करवा रहे थे ना डाउनवर्ड से, तो इसको बदल रहे थे, इसको सेम रख रहे थे। और अपवर्ड से करवाएंगे तो इसको बदलेंगे और इसको सेम रखेंगे। समझ में आ रहा है? देख लो जरा सा, फटाक से उसको ही बता देते हैं। बहुत बढ़िया। हम तो ऊपर का मिटा देना, ये वाला। चलो ठीक है। देखो अब इसी में हम यहाँ पे इसका ट्रांजिशन बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि D2 का हम यहाँ पे इधर से करवा रहे हैं, ठीक। क्लियर है? ये अप साइड से हो रहा है, और ये क्या था, डाउन साइड।
ठीक, अब अपसाइड से होगा तो क्या ये वाला नीचे आएगा? अरे अपसाइड से होगा, ऊपर से आ रहा है तो ये वाला नीचे और दोनों नीचे आएंगे। जब नीचे से आ रहा था तो वो दोनों कहाँ गए थे? ऊपर। इसमें सीधा वाई बना था, इसमें उल्टा वाई बनेगा। आ रहा है समझ में? तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या, इसको इधर वाले को वैसा ही करो, यानी कि यहाँ से क्या तुम्हारा बनेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा ऐसा ऐसा, ये आएगा ME, ये आएगा H, ये आएगा डॉटेड 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 D, और ये तुम्हारा ऐसा जाएगा। ठीक है, और इसमें इस बार चेंज करेंगे, याद है? इस वाले में सेम लिखे थे, इसमें चेंज किए थे, लेकिन इस बार इसमें उल्टा करेंगे। इधर से क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो? होना क्या चाहिए था? H इधर और ME इधर, लेकिन लिखेंगे ME इधर और H इधर, और ये डॉटेड 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 तुम्हारा D, और ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, और ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड। ये तुम्हारा बॉन्ड ब्रोकन, बॉन्ड ब्रोकन, बॉन्ड फॉर्म्ड और बॉन्ड फॉर्म्ड। ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब फिर उसके बाद देखना, अब फिर उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर वही चीज़, अब इसको कन्वर्ट कर दो पूरा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा D, ये ME, ये H, ठीक है? ये क्या हो जाएगा D, ये क्या होगा ME, और ये क्या होगा H। इज दैट क्लियर? अब फिर से क्या करेंगे? नीचे ले आओ ME को, ज़्यादा परेशान काहे करेंगे? क्या करेंगे? ME को ले आओ नीचे, तो उल्टा वाई को क्या करेंगे? सीधा वाई में बना सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? घुमा दो, घुमा के बनाने में क्या दिक्कत है? तो घुमा दे रहे हैं हम, ठीक है? या तो दोनों ME को तुम ऊपर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दोनों ME को क्या कर देंगे? नीचे ले आ देंगे, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों ME को नीचे ले आ रहे हैं उसी तरीके से, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। तो दोनों ME को जब क्या करेंगे? नीचे ले आएंगे, तो देखो इसको थोड़ा घसका दें, इसको घसका देंगे तो D कहाँ चला जाएगा, और H यहाँ जाएगा, और ये ME यहाँ जाएगा। क्या देखो तो, अरे ME को थोड़ा इधर कर दिया तो D इधर और H इधर, और ये कहाँ चला जाएगा? ME तो फिर यहाँ ME, और D यहाँ पे, और H कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। समझ में आया? अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इसको किस में कन्वर्ट करो? फिशर में। ये लो, यहाँ क्या आ जाएगा? ME, यहाँ क्या आएगा? ME, यहाँ क्या आएगा? D, यहाँ क्या आएगा? H, यहाँ क्या आएगा? D, यहाँ क्या आएगा? H। अब इसको मत बोल देना दोनों मिरर इमेज तो है, लेकिन सुपर इम्पोजिबल है ना? एक का मिरर इमेज को उठा करके रखोगे तो ऐसे नहीं रखाएगा, यानी 180 पे घुमा करके रखो तो रखाएगा फिर। तो ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ में आया? क्योंकि हम D को अपवर्ड से डाले हैं, और जब डाउनवर्ड से डाले थे तो उधर से आया, अपवर्ड से डाले तो इधर से आया। सीन एडिशन है। तो फिर से इसमें क्या आपको मिल रहा है? POS मिल रहा है, 2 काइरल सेंटर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मेजो, और मेजो का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, और दोनों का दोनों क्या है? आइडेंटिकल ही तो है, बस हम दोनों को अलग अलग तरीके से ये किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं। एक वेज और डैश वाला दिखाए थे ना, तो एक वेज वाला हो गया, एक डैश वाला हो गया। अंडरस्टूड? तो ये तुम्हारा पूरा था, ठीक? चलो, ज़्यादा हो गया आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? और कल आगे इसका हम लोग रिएक्टिविटी वगैरह देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कई सारे चीज़ें जो हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? रिवीजन करके आना है। आज मात्र एक ही रिएजेंट हम लोग पढ़े हैं, किसके बारे में? ये H2Ni, यही पढ़े हैं ना? ठीक, चलो, थैंक यू सो मच।